Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of February 2022. 7 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी वेस्ट बंगाल। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूल प्राइस राइज ऑन इंडियन इकोनॉमी। फ्यूल प्राइस राइज का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में इनमें से क्या पड़ेगा? फर्स्ट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी, सेकंड इज फॉल इन द करंट अकाउंट डेफिसिट, थर्ड इज लोअर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो आपको बताना है कि क्या करेक्ट है इसमें कि फ्यूल के प्राइस बढ़ने से क्या होगा। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टेंस इन विच गवर्नमेंट विल रन अ बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट इनमें से कौन सी कंडीशन में होगा? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं स्क्रीन में। आप लोग को बताना है कहाँ पे सबसे अधिक बजट डेफिसिट होगा, किस केस में बजट डेफिसिट होगा, ठीक है ना। एक और चीज आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, जिसको अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के साथ साथ उसमें मेंस का भी करंट अफेयर्स रिवाइज होगा। और अभी हम उसमें 5 टेस्ट पेपर्स भी लेंगे मार्च और अप्रैल के पीरियड में। मार्च अप्रैल या अप्रैल मई के पीरियड में हम उसमें 5 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर्स भी लेंगे। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस सीरीज़ को तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आंसर्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको वही करना है डेली की तरह। आपको यू हैव टू आंसर, हमको आंसर करना है। और अगर एक भी सही नहीं हुआ या सही हुआ तो भी आपको वीडियो तो लाइक करना ही करना है ना, तो वो जरूर करेगा, वो बताएगा कितने सही हुए। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आंसर जो होगा वो होगा बी उत्तर प्रदेश। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि फ्यूल के प्राइस राइज से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि प्राइस राइज अगर फ्यूल का बढ़ता है तो उससे इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो, सबसे पहली बात, फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी। क्या रुपी की वैल्यू गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी। रुपी की वैल्यू गिरेगी क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, फॉल तो होगा ही नहीं। तो जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ना कि फॉल इन द करंट अकाउंट डेफिसिट, वो तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। अब हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है ऑयल का, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट की वैल्यू हमारे बढ़ेगी ना कि फॉल होगा। तो दूसरा हट गया। जैसे ही दूसरा हटा, आपका 1, 2 और 4th वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बचा सी, यानी कि 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसेस इन विच द गवर्नमेंट विल रन अ बजट डेफिसिट। इनमें से कौन से केस में बजट डेफिसिट होगा? देखो, बजट डेफिसिट कब होगा? जब टैक्स रेवेन्यू आपके कम रहेंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, जब टैक्स का रेवेन्यू कम, मतलब कि रेवेन्यू कम हो गया आपका और आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर के ए ऑप्शन, सिंपल सा ए ऑप्शन है। द रेवेन्यूज आर लेस देन द सम ऑफ टैक्स रेवेन्यूज आर लेस देन द सम ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंपोनेंट ऑफ रियल जीडीपी एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो सिंपल सी बात है, ए विल बी द आंसर फॉर दैट। तो ये 3 सवाल थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए आप लोग। एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन। एग्जामाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन एंड हाउ इज इंडिया इंगेजिंग विद दिस रीजन। इंडिया किस तरीके से इस रीजन के साथ इंगेज कर रहा है, ये आपको बताना है। और इंपॉर्टेंस क्या है सेंट्रल एशियन रीजन का इंडिया के लिए। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। कल मैंने जैसे कि बताया था कि अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर अस इंडियंस, द लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर डाइड एट द एज ऑफ 92 ईयर्स, है ना। एंड शी वॉज ट्रूली द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एंड इनको सुर सम्राज्ञी भी कहा जाता था, सुर सम्राज्ञी भी कहा जाता था। एंड शी वॉज लिटरली द बेस्ट, शी वॉज लिटरली द बेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स आई हैव एवर हर्ड। आई विल नेवर हियर द वॉइस लाइक दैट अगेन, है ना। श्रेया घोषाल समहाउ टचेस दैट, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल फिर भी लेवल पे हैं। अदरवाइज अदर देन दैट नो अदर सिंगर कैन इवन कम क्लोज टू हर, है ना। लता मंगेशकर जी के तो बिल्कुल करीब, दूर दूर तक कोई नहीं भटक सकता। फिर आगे की एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वह सेंटर टू ट्वीक नो बिल्ड जोन अराउंड मॉन्यूमेंट्स। अब यहाँ पर एक्चुअली सेंटर ने ही कुछ नोटिफिकेशन दिया था, अब उसी को सेंटर खारिज कर रहा है। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो, 100 मीटर रेडियस अराउंड सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स वेयर कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड। क्या होता है कि जितने भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड जितने भी मॉन्यूमेंट्स है ना, उनके 100 मीटर अराउंड आप बिल्कुल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। द कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड अराउंड दैट, है ना। अब इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने कि भैया बोल रहे हैं कि अब हम इसका ओवरऑल, अभी तो ब्लैंकेट बैन लगा है कि कोई भी अगर सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट
साइट है तो उसके 100 मीटर तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अब सेंटर बोल रहा है कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम साइट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, मतलब कि केस बाय केस बेसिस पे ये देखेंगे कि वो साइट कैसी है, वो साइट कितनी मतलब कौन सी है, उस साइट के अकॉर्डिंग फिर हम ये लगाएंगे कि उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि नहीं, प्रोहिबिशन लगाना है कि नहीं लगाना, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि एक जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एक्ट है इंपॉर्टेंट इंडिया में, वो है एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। याद रखिएगा, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का एक्ट है। इसको 2010 में अमेंड किया गया था, 2010 में इसको अमेंड किया गया था। लिख लीजिए, इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जिसको कि कब अमेंड किया गया, इसको अमेंड किया गया 2010 में। और इसको ये बोला गया कि भैया 100 मीटर का जो रेडियस है वो प्रोटेक्टेड घोषित किया जाएगा, वो प्रोहिबिटेड रहेगा। एंड नेक्स्ट जो 300 रीजन्स है ना, उसको रेगुलेटेड एरिया बोला जाएगा। तो पहले जो 100 मीटर है वो तो प्रोटेक्टेड और प्रोहिबिटेड है, मतलब वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती। और नेक्स्ट जो 300 मीटर तक का रेडियस है, फिर उसको जो है वो रेगुलेटेड है, वहाँ पे मतलब रेगुलेशन के बेसिस गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये सब था। लेकिन गवर्नमेंट का भी ये कहना है, मिनिस्ट्री ऑफिशियल जो कल्चर मिनिस्ट्री, उसका ये कहना है कि ये जो स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं था, मतलब ये 100 मीटर या 300 मीटर का रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। अब कोई रीजन नहीं था तो अब इसको चेंज कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई अब हम साइट स्पेसिफिक जाएंगे, मतलब हम देखेंगे कि कौन सी साइट, उसके अकॉर्डिंग फिर ये करेंगे। अब यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल जो कल्चर मिनिस्ट्री के, उनका ये कहना है कि जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसके लिए सेक्शन 20A ऑफ द एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सेक्शन 20A 20A ऑफ द एक्ट, एक्ट कौन सा है, AMASR, यानी कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का सेक्शन 20A जो है उसको अमेंड करना पड़ेगा। और वही रिफर करता है टू द प्रोहिबिटेड एरिया, है ना। और यहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया जो भी, और एक्सपर्ट मॉन्यूमेंट कमेटी जो रहेगी वो बनाई जाएगी, जो कि डिसाइड करेगी कि कितना प्रोहिबिटेड एरिया रहेगा, कितना किस मॉन्यूमेंट के अंदर आसपास रहेगा। तो ये एक एक्सपर्ट मॉन्यूमेंट कमेटी बनाई जाएगी जो कि डिसाइड करेगी, एक्सपर्ट मॉन्यूमेंट कमेटी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। एन ओएसिस इन द हार्ट ऑफ अ कंक्रीट जंगल। अब ये कंक्रीट जंगल किसको कहा जा रहा है, गुरुग्राम को कहा जा रहा है। कंक्रीट जंगल इज नोन एज गुरुग्राम, ठीक है ना। अब ये लेकिन जो सेक्टर 101 है, सेक्टर 101 ऑफ गुरुग्राम, सेक्टर 101 ऑफ गुरुग्राम इज अ प्लेस ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इट्स अ प्लेस ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड इट इज फॉर द रेसिडेंट्स एंड अथॉरिटीज टू फैथम द क्रिटिकल रोल ऑफ बसाई वेटलैंड्स, बसाई वेटलैंड्स हियर टू प्ले फॉर नेचर एंड फॉर पीपल। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि गुरुग्राम आप लोग को पता है कि बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कॉन्क्रीट है, एकदम कॉन्क्रीट का एकदम जंगल है ना। इतना कंस्ट्रक्शन है वहाँ, इतनी बिल्डिंग्स है, इतने मॉल्स, ये सब चीजें बना के रख दिया है, ये कॉन्क्रीट जंगल हो चुका है अब ये। अब ऐसे में वहां पर एक बसाई वेटलैंड जो है, वो कहते हैं कि इट्स अ लाइफ लाइन, इट्स अ इको सेंसिटिव जोन, नॉट अ इको सेंसिटिव जोन बट इट्स अ एरिया ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इट्स अ एरिया ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बसाई वेटलैंड्स की लोकेशन जरूर याद रखना। बसाई वेटलैंड्स की यहाँ पे जो भी आपको मतलब स्पेलिंग है वो याद करके रख लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग, दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दैट, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। आगे इसमें एक और चीज आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखो, बसई इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ की बायोडाइवर्सिटी एरिया बाय आईयूसीएन। आईयूसीएन ने इसको की बायोडाइवर्सिटी एरिया घोषित किया हुआ है ऑलरेडी, आईयूसीएन ने इसको की बायोडाइवर्सिटी एरिया ऑलरेडी घोषित किया हुआ है। एक दो चीजें और बता दूं आईयूसीएन के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि इट वॉज क्रिएटेड इन 1948, 1948 में क्रिएट हुआ था। आईयूसीएन जो है 1948 में क्रिएट हुआ था एंड एक ग्लोबल अथॉरिटी है ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, और बेसिकली उसको सेफगार्ड करने की कोशिश करता है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में, जो आईयूसीएन का हेडक्वार्टर है ना, वो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। और ये अपनी रेड लिस्ट निकालता है थ्रेटेंड स्पीशीज की, ये तो हम सब जानते हैं, है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसको याद रखिएगा आईयूसीएन को, है ना। इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, है ना, सारी हम चीज़ें जानते हैं, बट इसको याद रखेगा 1948 में बना था। और ये बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे देख लें, बसई वेटलैंड्स की लोकेशन मैंने आपको बता ही दी है, इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। एंड ये लोकेशन इसकी गुरुग्राम है, गुरुग्राम याद रखिए, गुरुग्राम के बीच में भी एक वेटलैंड है ना। इसको इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि भैया इसको बसई वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन करो, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। देखो लिखा है, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड बर्डर्स सीक प्रोटेक्शन फॉर बसई वेटलैंड्स इन गुरुग्राम बिफोर इट्स टू लेट, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप
होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड। रेयर इंसेक्ट साइटेड इन शेषाचलम। तो शेषाचलम में एक रेयर इंसेक्ट जो है उसकी साइटिंग हुई है। और एक्चुअली तिरुपति, आपको पता ना, तिरुपति आप सब जानते हो कि तिरुपति बहुत फेमस जगह है ना, बहुत पिलग्रिमेज साइट है उसकी, हिंदूज की। एंड ये जो तिरुपति साइट है कहाँ पे लोकेटेड, ये आपकी शेषाचलम के हिल्स में ही लोकेटेड है, शेषाचलम हिल्स में ही ये लोकेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अभी जो स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिली है ब्लैक पर्चर, इसको बोलते हैं ब्लैक पर्चर या फिर ब्लैक ग्राउंड स्कीमर। ब्लैक पर्चर या इसको बोलते हैं ब्लैक ग्राउंड स्कीमर। और ये बेसिकली डिप्लाकोडिस लेफेब्री इसकी स्पीशीज है। इट्स अ स्पीशीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लैक पर्चर या फिर ब्लैक ग्राउंड स्कीमर इनमें से किसकी स्पीशीज है, तो याद रखिएगा इट्स अ स्पीशीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई। और इसको साइट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शेषाचलम हिल्स। एंड शेषाचलम हिल्स में इसको वो देखा गया है। और ये बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, क्लास इंसेक्टा में एंड ऑर्डर ओडोनाटा में। याद रखिएगा, इसके बारे में इतनी डिटेल दे दी है ना कि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी अगर पूछ लिया, मान लो यूपीएससी ने 2 स्टेटमेंट दे दिया कि ब्लैक पर्चर इज अ स्पीशीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई और दूसरा दे दिया इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो आप लोग को यही क्वेश्चन फिर कठिन लगने लगेगा। और यही क्वेश्चन देखो द हिंदू ने बताया था। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, एक काम करो, जब ऐसे नोट्स लिखा करो ना तो सीधे सीधे लिख दो। जैसे ऐसे लिख दो ब्लैक पर्चर लिख दिया और इसे 4-5 डंडे निकाल दिए। पहला डंडा क्या निकाल दिया, किसका है, स्पीशीज ऑफ हो गया किसका, आपका ड्रैगन फ्लाई का। दूसरा इसमें लिख दिया फाइलम, फाइलम क्या हो गया आपका, आर्थ्रोपोडा। फिर लिख दिया क्लास, क्लास क्या होगा, इंसेक्टा। और ऑर्डर क्या होगा, ओडोनाटा। बस इतना 4। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर और ये नहीं बनाना है कि 4-5 लाइन 6 लाइन में लिख रहे हैं। एक ब्लैक पर्चा लिखा, 4-5 डंडे निकाले और आंसर लिख दिया। और लिख दिया है कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि शेषाचलम में देखने को मिला था। ठीक है ना। थोड़ा सा शेषाचलम हिल्स के बारे में बता दूं आप लोग को। शेषाचलम हिल्स आर हाई हिली रेंजेस पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन द सदर्न आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, सदर्न आंध्र प्रदेश स्टेट में ये ईस्टर्न घाट्स में पार्ट है। शेषाचलम हिल्स जो है उसका पार्ट है। और ये रेंजेस जो हैं वो प्री कैम्ब्रियन एरा की हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा की हैं। द टाइम पीरियड इज 3.8 बिलियन टू 540 मिलियन ईयर्स अगो एंड दे बिलोंग टू प्री कैम्ब्रियन एरा। एंड मिनरल्स कंटेंट इन दिस हिल्स इंक्लूड सैंडस्टोन, शेल इंटरबेडेड विद लाइमस्टोन, सैंडस्टोन शेल इंटरबेडेड विद लाइमस्टोन। और बेसिकली इसमें 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इट वाज अ डेजिग्नेटेड एज बायोस्फीयर रिजर्व इन 2010 एंड इट हैज हैविंग अ लार्ज रिजर्व of red sandalwood which is used in medicines, soap, स्पिरिचुअल रिचुअल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको पुष्पा याद आ गई होगी, है ना। पुष्पा आपको पता है ना, लाल चंदन और ये वो, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोग ना झुके, इसलिए ये बताना जरूरी था आपको। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज द इंटरप्रिटेटिव आंसर टू द हिजाब रो। नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग। अभी आपको पता होगा नंबर ऑफ मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट इन द होम स्टे, मतलब उडुपी कर्नाटका, है ना। उडुपी कर्नाटका में जो मुस्लिम गर्ल्स है, वहाँ पे एक there is a college that has refused the entry to those who are wearing hijab, है ना। the administration objects to them covering their heads with the hijab and इसमें जो लड़कियां थी, the girls, they invoke the protection of the their religious practice right, है ना, उसको उन्होंने invoke किया है। now let's see what are the things that can happen। सबसे पहले तो ऑथर ने एक उडुपी से रिलेटेड एक स्टोरी बताई है, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इसलिए आप लोग सुन लो। एक्चुअली कनकदास नाम के एक व्यक्ति थे। कनकदास नाम के एक व्यक्ति को उडुपी के एक मंदिर में, कृष्णा मंदिर था, वहां पे उनको एंट्री मना कर दी गई थी 16th सेंचुरी में, है ना। उनको उनकी कास्ट को लेकर के उनको मना कर दिया गया था कि आपकी एंट्री नहीं होगी। देन ही रिफ्यूज्ड टू गो अवे एंड बिगैन कंपोजिंग एंड सिंगिंग द कीर्तन्स। वहां पे वो मना कर दिया गया, तो फिर भी वो बाहर रहने लगे और बाहर से वो कीर्तन और ये सब कंपोज करने लगे फ्रॉम द कोर्टयार्ड आउटसाइड से, है ना। अब उनको देखना था डीटी को, उन्होंने ये सब किया। आफ्टर मेनी डेज, बहुत सारे दिनों के बाद, वहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उन्होंने तो अंदर नहीं आने दिया, लेकिन एक मिरेकल हुआ। द आइडियल ऑफ द डीटी विच अंटिल देन वॉज फेस्ड ईस्टवर्ड मिराक्युलसली टर्न्ड 180 डिग्रीज टू फेस वेस्ट। वो 180 डिग्री घूम करके जो डीटी थी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फेसिंग हो गई है। एंड जो रेयर वॉल थी, इट वॉज ब्रोकन, अ विंडो वॉज क्रिएटेड, जिसको कनकदास की विंडो, कनकदास की खिड़की भी कहा जाता है। वहाँ पे बहुत फेमस है कनकदास की खिड़की। तो वहाँ से एक विंडो बन गई और
और वो विंडो के थ्रू फिर कनकदास को डीटी के दर्शन हुए थे। तो इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी फ्रॉम द 16th सेंचुरी उडुपी, एंड वो स्टोरी यहाँ पे ऑथर ने बताई कि इट हैज़ बीन अ प्लेस ऑफ, मतलब कहना चाहिए कि एक ऐसा प्लेस रहा है उडुपी जहाँ पे रेबल्स आए हैं ना। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस, जो अभी टॉपिक हमारे हाथ में है तो उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस फ्रीडम किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द रिलीजियस फ्रीडम। तो सबसे पहले आर्टिकल 25(1) है। आर्टिकल 25(1) गारंटी करता है द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। इट इज अ राइट दैट गारंटीज नेगेटिव लिबर्टी, which means that the state shall ensure that there is no interference or obstacle to exercising this freedom, है ना। negative liberty का concept यहाँ पे कैसे, it guarantees negative like it means that state shall ensure that there is no interference, interference नहीं करेगा negative sense में, लेकिन नहीं करके liberty provide करेगा, है ना। याद रखिएगा, लाइक ऑल द फंडामेंटल राइट्स द स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट फॉर ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। लेकिन हर राइट की तरह इसको भी गवर्नमेंट चाहे, अगर स्टेट चाहे तो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर इंटरेस्ट के गाइड्स को इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो काफ़ी मतलब इवॉल्व हुआ है फ्रॉम डिफरेंट केसेस। तो 1954 में केस था शिरूर मठ केस था, शिरूर मठ केस 1954 का, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी इन्वोक की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, इसको लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी कहां पे इन्वोक की थी, 1954 के शिरूर मठ केस में, है ना। शिरूर मठ केस, लेट मी चेक वंस कि ये 1954 का केस था कि 1957 का केस था। लेट मी जस्ट चेक वंस, है ना। हाँ, 1954 का ही केस था, याद रखिएगा। 1954 का शिरूर मठ केस है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी वाज इन्वोक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस इंटीग्रल टू अ रिलीजन। रिलीजन में उन्होंने कहा कि जो टर्म रिलीजन है उसमें हर रिचुअल और प्रैक्टिस जो कि इंटीग्रल है टू द रिलीजन, है ना, वो सारी इंक्लूडेड रहेंगे, है ना। तो जो भी एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ द रिलीजन इटसेल्फ, दे बिकम द रिलीजन इटसेल्फ, है ना। जो लेकिन जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन यहां पर ऑथर ने जो डिस्कस किया है, ऑथर ने यही किया कि ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है ये बहुत कंटेंशियस डॉक्ट्रिन है, बहुत ज़्यादा कंटेंशियस डॉक्ट्रिन है, क्योंकि क्या चीज़ें एसेंशियल है, क्या चीज़ें किसी रिलीजन के लिए इंटीग्रल है, ये बहुत कठिन होता है पता करना। हमने सबरीमाला टेम्पल में ये चीज़ देखी थी कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज वेदर अ प्रैक्टिस इज इंटीग्रल टू द रिलीजन और नॉट, है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा 1954 का शिरूर मठ केस है जिसमें कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी इन्वोक की गई थी, ठीक है ना। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को कब कब अप्लाई किया है तो मैं आपको बता दूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्ग सेक्ट हैज नो फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म द तांडो डांस इन पब्लिक स्ट्रीट, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्ग सेक्ट के लिए, कहा था कि आपके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं कि आप तांडो डांस पब्लिक स्ट्रीट्स में करें, बिकॉज इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द सेक्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपके सेक्ट का ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। 2004 में उन्होंने मना किया था। इसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड डिस्चार्ज ऑफ अ मुस्लिम एयरमैन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स फॉर कीपिंग बियर्ड। द कोर्ट एसेंशियली हेल्ड दैट कीपिंग अ बियर्ड वाज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस। 2016 में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम प्रैक्टिस का दाढ़ी रखना कोई मुस्लिम प्रैक्टिस का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2016 में, है ना। अब हिजाब के रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट के कई आ चुके हैं, जैसे कि आमना बिन्त बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2016 में उन्होंने कहा था कि भाई सीबीएसई ने जो ड्रेस कोड बना दिया है, ड्रेस कोड तो फॉलो करना पड़ेगा, ड्रेस कोड हैज टू बी फॉलोड, है ना। ऐसे में अगर आप फुल स्लीव, चलो आप पहनते भी हो, ड्रेस को ही आप फुल स्लीव में पहन सकते हो, है ना। अगर चलो हाफ शर्ट भी रखी है लेकिन आप ड्रेस कोड में फुल स्लीव्स पहन रहे हो आप पहन सकते हो, लेकिन दैट शुड बी द ड्रेस इटसेल्फ, है ना, दैट शुड बी द ड्रेस इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि व्हाइट में आप फिर आप बोलो कि नहीं हम तो काले रंग का ही कुछ पहनेंगे या हम गुलाबी रंग का ही कुछ पहने, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि दैट इज नॉट योर रिलीजियस प्रैक्टिस, दैट इज नॉट मैंडेटेड बाय द रिलीजन इटसेल्फ। फिर इसके बाद
फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 के केस है। यहाँ पे भी हेड स्कार्फ लगाने के लिए दो लड़कियां कह रही थी कि वो हेड स्कार्फ लगाएंगी, लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म में नहीं था तो यूनिफॉर्म के केस में हमेशा इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि फिर इससे इंस्टीट्यूशन में गलत वो पड़ता है ना। जैसे अभी उडुपी के केस में आप देख लीजिए, तो उडुपी मान लो स्टूडेंट्स कल से फिर वो भगवा वो पहन के आने लगे और फिर वो बोलेंगे, है ना, फिर कोई दूसरा रिलीजन का व्यक्ति है कुछ और पहन के आने लगेगा, वो बोलेगा क्या। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एक निगेटिव और एक स्कूल मेरे हिसाब से जो क्या होना चाहिए, देखो मेरे हिसाब से क्या है कि इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म तो मैंडेटरी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भेदभाव लोग करते हैं आपस में वो नहीं पॉसिबल हो पाता है ना। सब एक ही ड्रेस में रहते हैं, सब एक जैसे रहते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी को स्पेशल अलग से ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें फिर दिक्कत होने लगेगी। तो दैट इज द बिग क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट का अब जजमेंट आने वाला है इसके रिगार्डिंग, दैट शुड बी द पार्ट। हिजाब के रिगार्डिंग में क्या बोलते हैं, बट ये सब चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट को। अगला है वेइंग ऑन द हेल्थ डेटा रिटेंशन प्लान। अब यहाँ पे अभी रिसेंटली NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, दिस इज द बॉडी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का लिख लेना, इट इज द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल यही इसको अप्लाई करेगा। और अभी इसने NHA ने क्या किया, कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट की है, जिसमें इन्होंने ये पूछना शुरू किया कि भैया कौन सा हेल्थ डेटा रखना है और कौन सा हेल्थ डेटा नहीं रखना है, और अगर हेल्थ डेटा रिटेंशन करना है डिजिटली तो कितने दिनों तक करना है और कितने लंबे पीरियड के लिए करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अभी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन डिबेट चल रहा है NHA का, ठीक है ना। अब बेसिकली थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइवेसी के कंसर्न्स है, डेटा आप स्टोर करोगे तो जहां आपने डेटा की बात की, ऑनलाइन डेटा की बात की, वहां पे आपके प्राइवेसी के कंसर्न्स आने लगते हैं। जैसे ही प्राइवेसी का कंसर्न आता है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद आता है, केस पुट्टास्वामी केस आता है, जहां पे उन्होंने कहा कि भैया 4 चीजें जरूरी हैं। देयर आर 4 टेस्ट यू हैव टू मेक श्योर आफ्टर विच यू कैन सेव द डेटा। पहला लेजिटिमेट एम, योर एम शुड बी लेजिटिमेट, है ना, डेटा का एम आपका लेजिटिमेट होना चाहिए उसको प्राइवेसी को भंग करने का। दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब जो आपका एम है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में आपको ब्रीच नहीं करना है, जितना एम है उतना ही आपको प्रोपोर्शनली करना है। फिर एक तो लीगैलिटी, उसका मतलब लीगैलिटी मतलब कि बॉडी जो है वो लीगल तरीके से या लीगली स्टैट्यूट के थ्रू वो चीज आप कर रहे हो। एंड देन अप्रोप्रिएटली सेफगार्ड्स, आप सेफगार्ड्स प्रॉपर ले रहे हो, डाटा ब्रीच ना हो, डाटा किसी गलत हाथ में ना पड़े, ठीक है ना। ये सारे सेफगार्ड उन्होंने कहे हैं। अब यहाँ पे NHA ने बहुत सही काम किया कि वो देखना चाहते हैं कि कौन सा डेटा रखना है, कितना नहीं रखना है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि एम जो है रिटेंशन का वो क्या है। एम रिटेंशन का सबसे पहला ये है कि डेटा का पोर्टेबिलिटी, डेटा का पोर्टेबल होना, मतलब आप एज अ पेशेंट, सपोज करो आप एज अ पेशेंट अगर आप कहीं जाते हो तो आप चाहोगे ना कि ठीक है उसके पास हमारा सारा डेटा पहले से पहुंचा रहे, हमको बताना ना पड़े, डॉक्टर को हर चीज़ पता हो। कई बार ऐसी चीज़ होती है कि लोग छुपा लेते हैं, बताते नहीं है। तो ऐसे में डेटा की जो पोर्टेबिलिटी है, दैट इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, है ना। दैट डेटा की पोर्टेबिलिटी सबसे बड़ा इसका एडवांटेज रहेगा, और वही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बताई भी है कि डेटा की पोर्टेबिलिटी इज द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड ऑनलाइन डिजिटाइजेशन ऑफ दिस डेटा, ठीक है ना। ऐसे में दूसरी चीज ऑथर ने ये कही है, लेकिन यहाँ पे चॉइस नहीं रहेगी। यहाँ पे देखो क्या है, चॉइस नहीं रह पाएगी। फिर अगर एक बार डेटा चला गया, आपने डेटा का कंसेंट दे दिया, फिर वो डेटा तो पोर्टेबल होगा। अब आप चाहे कि नहीं एक जगह पोर्टेबल हो, दूसरी जगह पोर्टेबल ना हो, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज जो ऑथर ने बोली कि कंसेंट के समय यहाँ पे एक कंसेंट का आपको क्लॉज रखना है कि डेटा आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, मतलब कि एक जो इंडिविजुअल का राइट है ओवर हिज डेटा, दैट शुड बी मेंटेन, कि कौन सा डेटा कंसेंट वो दे रहा है, कौन से डेटा के लिए कंसेंट वो नहीं दे रहा है। दिस शुड बी द डोमेन ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट एंड ऑल, ठीक है ना, दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे तीसरी चीज जो ऑथर ने बोली ये बोली है कि यहाँ पर क्या होता है, कई बार हमने ये देखा है कि लोगों को ये लगता है कि डेटा आ जाएगा तो बीमारियाँ ठीक होने लगेंगी, या बीमारियों के लिए डेटा हो जाएगा तो वो रिसर्च अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखो ऑथर ने कहा कि देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा ऑन पेशेंट्स विद हार्ट कंडीशन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कार्डिक हेल्थ बेटर। आप ये बोलें कि हमारे पास डेटा है कि कितने लोगों को हार्ट अटैक आता है, कितने लोगों को हार्ट पेशेंट
इंपॉर्टेंट है, तो उससे क्या हम ये बता सकते हैं कि कार्डियक हेल्थ को कैसे ठीक किया जाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मेयर डेटा काफ़ी नहीं है, डेटा के साथ आपको बहुत सारे लेने पड़ेंगे, अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी। तो मेयर डेटा की अवेलेबिलिटी होना ये कोई श्योर शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है कि आप उसमें ये डिटरमाइन कर पाएँ कि हाँ इससे कुछ आपको वो मिलने वाला है, इसका कोई सोल्यूशन मिलने वाला है आपको उस बीमारी का, उस प्रॉब्लम का, ठीक है ना। तो एनोनिमस रिकॉर्ड रखने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको एनोनिमस रिकॉर्ड के साथ साथ आपको बहुत चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी, है ना, आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। दैट इज द वर्ड, है ना। यहां पे ऑथर ने देखो क्या बोला है, क्या क्या सेफगार्ड हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, द टेस्ट ऑफ रिटेनिंग डेटा शुड बी दैट क्लियर एंड स्पेसिफिक केस हैज बीन आइडेंटिफाइड। मतलब सबसे पहले आपको क्लियर आइडेंटिफाइड एम आपकी होनी चाहिए कि आप क्यों डेटा को रिटेंशन कर रहे हो। यू शुड हैव अ क्लियर अनएम्बिगुअस एम, आपके पास एम क्लियर होना चाहिए भैया। ये नहीं कि आप हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो, आपको बस क्लियर कट पता होना चाहिए कि हाँ डेटा हम इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। अगर कंसेंट इज मेड नेसेसरी फॉर एक्सेसिंग स्टेट प्रोवाइडेड सर्विसेज, मतलब कि कंसेंट आपका ज़रूरी होना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लो वो नहीं देना चाहता अपना डेटा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई सर्विस है तो वो सर्विस उसको नहीं दे रहे हैं आप, है ना, वो सर्विस आपको देनी ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड यहाँ बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन लॉ जब आ जाएगा तो उसके साथ सबको मतलब वो करना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो चाहे कोई भी हो। डेटा प्रोटेक्शन लॉ के आने के बाद उसको डेटा प्रोटेक्शन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट हैज बीन द सेफगार्ड्स एज सजेस्टेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। अगला आर्टिकल है इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। अब यहाँ पर ऑथर ने वही है सेंट्रल एशिया का इंपॉर्टेंस बताया कि सेंट्रल एशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन सेंट्रल एशियन रीजन में एक्चुअली अभी रशिया और चाइना का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। सेंट्रल एशिया रीजन में रशिया और चाइना का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इंडिया के लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है कि रशिया और चाइना के प्रेजेंस, मतलब रशिया के साथ हमको होना है, चाइना के प्रेजेंस को हटाना है। तो कुल मिलाकर के हमारे एम क्या रहेंगे, हमारे एम रहेंगे कि हम रशिया के साथ क्लोजनेस बढ़ाएं और चाइना को किसी तरीके से रशिया से दूर करने की कोशिश करें, ये भी हमारा एम रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा दूं सेंट्रल एशिया का। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज द मैप ऑफ सेंट्रल एशिया। एंड यहाँ पर आप देखिए कजाकिस्तान ऊपर है, फिर उज्बेकिस्तान है, फिर नीचे तुर्कमेनिस्तान है, इधर साइड पिंक में किर्गिस्तान है, देन तजिकिस्तान है जो कि यहाँ पे आपका बहुत क्लोजली अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए जो ऑथर है उसने भी तजिकिस्तान का बहुत ज़्यादा रोल बताया है कि तजिकिस्तान में हमारा एक बेस भी है, लकीली हमारा एक बेस है तजिकिस्तान में। और हमको जैसे अगर आपसे कोई किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, ये बहुत अच्छा मैप है, इसको ध्यान में रखना, इसको याद कर लेना, क्योंकि अगर मान लो कभी आपसे किसी ने पूछा, सपोज करो आपसे इंटरव्यू, जैसे एक बार इंटरव्यू में मुझसे पूछ लिया था, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था मुझसे। उन्होंने कहा था कि आपके पास 4 कंट्री हैं, पाकिस्तान है, चाइना है और म्यांमार है और श्रीलंका है, तो आप इनमें से किसके साथ सबसे पहले डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की कोशिश करोगे, है ना। तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड टू मी कि आपके पास पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका है और म्यांमार है, तो आप सबसे पहले किसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की कोशिश करोगे, है ना। तो जो मैं उस समय के कंटेक्स्ट में मैंने आंसर दिया था म्यांमार, है ना। आई विल टेल यू सम अदर डे कि क्यों मैंने म्यांमार बोला था। द बोर्ड वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दैट आंसर एज वेल, बट आई गेव द आंसर एज म्यांमार। मैंने म्यांमार बोला था, उसके रीजंस मैंने दिए थे। डेफिनेटली यू हैव टू सपोर्ट द आंसर विद रीजन, है ना। लेकिन आपसे भी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा आपको कौन सी इंपॉर्टेंट लगती है, तो कई लोग जैसे इसमें कंफ्यूज होंगे, तो हो सकता है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। लेकिन अगर आप तजिकिस्तान बोलें तो तजिकिस्तान की लोकेशन देखो कितनी प्रीमियर लोकेशन है, चाहे वो चाइना हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, सबके क्लोज है ना। तो ऐसे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कंट्री, और ये चीज़ आपको देखनी है ना। ईरान भी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, ईरान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ताजिकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये एक आपको मैप में अगर आप देख पा रहे हैं तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओवरऑल यही सारा आंसर था। चैलेंजेस बता देता हूं आपको कि देखो, रिटर्न टू सेंट्रल एशिया इज नॉट गोइंग टू बी इजी। सेंट्रल एशिया में हमारा जाना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि चाइना इज द रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है वहां पे चाइना है। एंड दूसरा, हमको अभी ईरान की डील करवाने की जरूरत है। देखो ईरान क्या है, ईरान जब से न्यूक्लियर डील का फेल हुआ है, फॉल आउट हुआ है, तब से ईरान चाइना और रशिया के करीब जा रहा है, पाकिस्तान के करीब जा रहा है। हमको कोशिश करना है कि भैया न्यूक्लियर डील हो जाए, ताकि फिर से वेस्ट के करीब हो जाए। जैसे ही ईरान वेस्ट के करीब होगा, वैसे ही हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा ना। चाइना से दूर करना हमारा एम है ना। तो दैट इज द थिंग विच द ऑथर वांट्स इन दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स टू हैव लॉन्गर टेन्योर। तो यहाँ पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इस बार बजट में आपको पता है ना, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का कहा गया है। अब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। दे आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, है ना, दे आर रुपी डिनोमिनेटेड। और ऐसा कहा कि इनका जो टेन्योर रहेगा, टर्म रहेगा, काफी ज्यादा लंबा
लंबा रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, एंड दे विल बी सोलली यूज्ड फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स, यानी कि रिन्यूएबल ग्रीन प्रोजेक्ट जो है उनसे ही रिलेटेड ये रहेंगे. सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है. अफ्रीकन यूनियन स्लैम्स वेव ऑफ कू डॉजेस इजराइल वोट. अब यहां पर अफ्रीकन यूनियन ने भैया कहा है कि जो ये वेव आई है कू की, यानी कि मिलिट्री कू, और मिलिट्री जो रिकॉग्नाइज रूलर्स हैं उनको हटा करके जो इस तरह से आ जाती हैं, सो दैट इज हैज बीन मतलब कि स्लैम्ड बाय द अफ्रीकन यूनियन. अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको बता दूं कि अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं, एंड इट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीकन यूनियन ने अनाउंस हुआ था, अफ्रीकन यूनियन बना था सर्टे डिक्लेरेशन से. सर्टे इज अ प्लेस इन लीबिया. अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है ना, ये मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. सिरते, सर्ते, जो भी आपको बोला, स्पेलिंग गलत मत करना, बस SIRTE है ना. आप में से कोई अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड, है ना. मैं यहाँ पे गूगल खोल के तो नहीं देखूंगा. तो सर्ते डिक्लेरेशन जो है लिबिया में ये प्लेस है 1999 में, 1999 में ये बेसिकली अफ्रीकन यूनियन आपका बना था, 1999 में बना था. और अफ्रीकन यूनियन, देखो एक और चीज बता, अफ्रीकन यूनियन अनाउंस हुआ था 1999 में, ठीक है ना. ब्लॉक फाउंड हुआ था 2001 में एडिस अबाबा इथियोपिया में, एंड फाइनली लॉन्च हुआ था 2002 में. 1999 में सरते लीबिया में इसकी बात चली, 2001 में एडिस अबाबा इथियोपिया में ये फाउंड हुआ, और 2002 में डरबन साउथ अफ्रीका में ये फाइनली लॉन्च हुआ, ठीक है ना. और इसके पहले भी एक बॉडी थी जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU बोलते हैं, जो कि 1963 में स्टैब्लिश हुई थी, है ना. एंड इसको 2002 में फिर डिसबैंड कर दिया गया. जब ये बना तो फिर इसको डिसबैंड कर दिया गया 2002 में. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. दीज आर द थिंग्स विच वर इंपॉर्टेंट. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं. तो यहाँ पे क्वीन मार्क्स 7 डिकेड्स ऑफ रीन. तो यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ 2 जो है, एंड शी बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क टू रीन फॉर 7 डिकेड्स, है ना. 7 डिकेड्स बेसिकली इन्होंने रूल किया क्वीन एलिजाबेथ 2 ने. एंड हर फादर वॉज किंग जॉर्ज 6. किंग जॉर्ज 6 की बेटी है ये, है ना. तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है. यहाँ पे बस एक चीज डिलिमिटेशन कमीशन की याद रखिएगा. डिलिमिटेशन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द पार्लियामेंट. याद रखिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इट इज इनैक्टेड अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है ना. अभी तक 2026 तक बंद था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण, लेकिन जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन जब आया 2019 में, उसके तहत अभी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है, ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज हैज हैपेंड. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. अब यहाँ पे बस एक डेफिनेशन मुझे आपको बतानी है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की. देखो, न्यूरॉन का नाम आपने सुना है ना, इस तरीके से, इस तरह से होता है, इस तरह से डेंड्राइटिक होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, फिर इस तरीके से, इस तरह से उसका होता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना. तो दैट इज द थिंग. तो ये जो न्यूरॉन होता है, ये ब्रेन में आपको पता है कि न्यूरॉन नेटवर्क, अलग अलग न्यूरॉन नेटवर्क चलते रहते हो, और वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू ब्रेन, है ना. तो ये कंसेप्ट, वही कंसेप्ट अब टेक्नोलॉजी में भी यूज होने लगा है. तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाए जाने लगे. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसमें क्या है, ये इनपुट और आउटपुट का एक मैश है, इनपुट और आउटपुट का एक नेटवर्क रहेगा, जिसमें द फीड पीसेस ऑफ इनपुट्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फंक्शंस लाइक न्यूरॉन. यहां पे बेसिकली इनपुट्स कंप्यूटर प्रोग्राम में डाले जाते हैं, फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ कैलकुलेशन करके उसको फॉरवर्ड करता है किसी दूसरे मैश में, किसी दूसरे नेटवर्क में. इसी तरीके से अलग अलग लेयर्स होती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के. बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के मैश और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के नेटवर्क रहते हैं, और उस नेटवर्क प्रोग्रामिंग के बाद, उस कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क के बाद एक हमको आउटपुट मिलता है. उस आउटपुट को हम लेते हैं, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना. अब इंटेंडेड जो आउटपुट था, कई मान लो इंटेंडेड आउटपुट था 10 और आपको इनपुट मिला 9, तो इंटेंडेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम बैक प्रोपेगेट करते हैं. ये बिल्कुल फीडबैक वाला सिस्टम है कि फीडबैक करते हैं, और वो फिर जो मेथड होता है इसको बैक प्रोपेगेशन बोलते हैं. दिस इज नोन एज बैक प्रोपेगेशन. देखो क्या होता है, आपने लूप पढ़े हैं आप लोग, अगर इंजीनियरिंग में आपने लूप पढ़ा होगा, जैसे कि ए से गया, बी गया, ऐसा गया, आउटपुट अपने को मिला सी, बट सी जो था वो ऐसा नहीं था, तो ये बैक यहाँ पे फीडबैक में आता है, यहाँ पे डिफरेंस किया है ना, इस तरीके से फिर आपको एक्चुअल आउटपुट मिला. तो ये जो
जो फीडबैक वाली चीज़ है ना कि बैक, इसको बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं, काफ़ी पॉपुलर है। और इसमें अपन प्रोसेसिंग यूनिट्स का यूज़ करते हैं जो कि पैरेलल टास्क, बहुत सारे मैसिव पैरेलल टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंतर्गत। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।